ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो चलिए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको मैं स्क्रीन पे ऐड करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विलास खराचे रेशनल वर्ल्ड पे। जी। आपको आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। मेरा सबसे पहला आपसे ये प्रश्न है कि आज भारत में स्वदेशी हर चीज़ अपने देश का एक रंग चढ़ा हुआ है कि अपने देश का ही चीज़ को अपनाना चाहिए। अभी जैसे होली-दिवाली आती है तो झालर देसी देसी होना चाहिए, तो ये चाइना का इधर। ऐसे समय में सर अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय की जन्मदिन मनाना भारत में क्यों ज़रूरी है? पहले इसका इम्पोर्टेंस हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। जी। हाँ, कनिंघम इसलिए जाने जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हैं और स्वदेशी का नारा लगाने वालों को भी शर्म लगनी चाहिए कि हरियाणा के एक प्रोफेसर है जिन्होंने हाल ही में सर मेजर जनरल कनिंघम के करस्पॉन्डेंट को पब्लिश वर्ल्ड लेवल पर पब्लिक किया है और उसके हेडिंग में लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो भारत सरकार ने भी उस प्रोजेक्ट को मदद किया है, वित्तीय मदद किया है और भारत सरकार भी कनिंघम को अगर भारत के पुरातत्व के जन्मदाता अगर कहती है तो इसको स्वदेशी के नाम पर छिपाया नहीं जा सकता। एक बात ये, स्वदेशी कहने वाले लोग खुद विदेशी है। जो ब्राह्मीण लोग हैं हुँ, वो हुँ। लोग विदेशी है, डीएनए से प्रमाणित है। जो बात डीएनए से प्रमाणित है उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। तो अगर भारत के मूल निवासी लोग स्वदेशी आंदोलन अगर शुरू कर दे तो ब्राह्मणों के लिए बहुत खतरा हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सर मेजर जनरल कनिंघम, इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सारनाथ का जो आज स्वरूप दिखाई देता है वो कनिंघम जी के उत्खनन के माध्यम से पता चला है। बुद्ध का जन्मस्थली हो, कुशीनगर हो या बुद्ध से संबंधित देश भर के जो पुरातात्विक अवशेष है उनको ढूंढने का, उनको सार्वजनिक तौर पर लाने का, उसका मूल्यांकन सही ढंग से करने का काम मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया है। कनिंघम महोदय पेशे से मिलिट्री मैन थे और उनका जो विभाग था ब्रिटिश पीरियड में वो मैप बनाने के लिए उनका काम था खास करके। और उनके जो गुरु है सर प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोका की लिपि को डिकोड किया। उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा। तो जैसा प्रिंसेप है उसी तरह कनिंघम है और प्रिंसेप महोदय को कम उम्र मिला मगर अपने ही गुरु के नक्शे कदम पर चलकर कनिंघम महोदय ने बुद्धा की खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित किया, उसको सामने लाया। उसके लिए समस्त भारतीय लोग उनके ऋणी होने चाहिए, बल्कि दुनिया उनकी ऋणी है। उनके अध्ययन को, उनके रिसर्च को इतने थक गए थे लास्ट पीरियड में, इतने थक गए थे कि ब्रिटिश सरकार को उनको जबरन रिटायर करके लंदन भेजना पड़ा। वो भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। इससे पता चलता है कि कनिंघम महोदय का कितना लगाव भारत के कल्चर के साथ था। जी। जी, मेरा एक सवाल ये भी है साथ में कि सर अलेक्जेंडर कर्निघम जो हैं वो एक विदेशी मूल के थे, वो ईसाई थे। तो क्या भारत में कोई भारत के जो स्वदेशी का नारा लगाते हैं, उनमें से कोई भी जो अपने को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, क्या ये कोई इतिहासकर्ता नहीं हुए हैं क्या तब तक? जी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने इतिहासकर्ता होने का दावा करना छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मणों में कोई इतिहासकार ही नहीं है। एक बड़े जाने माने इतिहासकार है विरारदी महोदय। इन्होंने हार्डशिप एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म एक विश्वविख्यात भारत के प्राचीन इतिहास को ढूंढ निकाला। उसमें उन्होंने भूमिका में ही ये बताया जिनको इतिहासकार कहा जाता है इंडिया में वो सारे उपन्यासकार है। किंवदंतियों को ही इतिहास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटिश पीरियड में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी और उसकी स्थापना, रॉयल एशियाटिक स्थापना कोलकाता में की गई थी। रॉयल एशियाटिक स्थापना की गई थी
और उस दरमियान अभिलेख मिलना शुरू हो गया था। और जिन्होंने रॉयल एशियाटिक की स्थापना किया था, उन्होंने इंडिया में ये विज्ञापन करवाया कि जो कोई इस प्राचीन लिपि को डिकोड करेगा, पढ़ के बताएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो जो प्रमुख थे, विलियम जोन्स उनका नाम था, उन्होंने घोषणा किया। तो वाराणसी में ये बात जानबूझकर फैलाई, क्योंकि वाराणसी में इतिहास का भाषा के तज्ञ लोग हैं, पंडित लोग हैं। तो पैसे के लालच में एक पंडित ने उस लिपि को पढ़ने का नाटक दिखाया और एक पोथी यानी एक जाली नोटबुक भी बना के दी, और वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में भी पैसा भी लिया। कहा कि ये जो लिपि है, ये जब पांडव लोग वन में चले गए थे, तो पांडव लोगों ने सीक्रेट लिपि में लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण लोग ब्रिटिश लोगों को जब तक 1835-36 तक सर प्रिंसेस आने तक वो जाली नोट जो था, वो आने वाले लोगों को भ्रांतियां फैलाता था। इससे पता चलता है कि भारत में इतिहास की कितनी दुर्दशा थी। ब्रिटिश इतिहासकारों के बारे में ब्राह्मण लोग घृणा करना स्वाभाविक है, क्योंकि ब्रिटिश आने के बाद, खास करके 1860 में एएसआई की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और उसके बाद पुरातात्विक चीजें खोदना, ढूंढना, प्रचार, उसका अध्ययन करने के लिए इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, रिसर्च जर्नल शुरू हुए। तो ब्राह्मण लोगों में, जैसे ब्रिटिश लोग कहते थे कि इनके पास जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, तो ब्राह्मणों के पास कोई इथिक्स भी नहीं है रिसर्च करने के लिए, संशोधन करने के लिए। बुद्धा और अशोकात्म को ढूंढकर लाने का काम ब्रिटिश इतिहासकारों ने, ब्रिटिश अफसर लोगों ने किया है, और ब्राह्मणों के जो इतिहासकार लोग थे, वो ब्रिटिशों के सामने कुछ भी नहीं थे, आज भी नहीं है। जी। तो एक परिदृश्य का खाका मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि जब अलेक्जेंडर कर्निघन महोदय या जेम्स प्रिंसेप जब तक ये नहीं भारत में कुछ खोज कर रहे हैं, तब तक भारत का इतिहास ब्राह्मणों ने कैसे लोगों के माइंड में बैठा रखा था, या वो किस तरह से सोचते थे कि भारत का इतिहास क्या है? कोई भी अचानक से विदेश से आता होगा तो वो जानना चाहता होगा कि भाई भारत में आपका क्या इतिहास है, तब वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे भारत के इतिहास को? क्या बताते थे? क्या है हमारा इतिहास? जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक 1935 को लाहौर में स्पीच होने वाला था। उस स्पीच में ये कहा था कि भारत को इतिहास ही नहीं है, मौर्य साम्राज्य को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत को इतिहास ही नहीं है। मौर्य साम्राज्य की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही तो कई लोगों ने बवाल खड़ा किया था। ब्रिटिश भारत में आने के पहले क्या स्थिति थी, इसके कई सारे वर्णन हमें मिलते हैं। डॉक्टर बर्नियर, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर महिलाओं को जलती हुई आग में धकेला जा रहा था। मुगल कालीन जो ट्रैवलर आए हैं, उन्होंने भी लिखा है कि किस तरीके से ब्राह्मणिज्म का बोलबाला है। एक जज से, रिटायर्ड जज थे, लखनऊ में 2011 में उन्होंने स्पीच किया था। उन्होंने वृंदावन के विडोज महिला का जिक्र करते हुए कहा था कि ब्रिटिश पीरियड में वाराणसी के एक बेवा औरत थी, विडो महिला थी, उसकी एक लौती लड़की थी, उसने शादी करा दिया, और उस लड़की के पति ने उस लड़की को चंद रुपए में बेच दिया। तो ब्रिटिश कोर्ट में यह मामला पहुंच गया था, 1815 के समथिंग बात है, और कोर्ट ने उनको पूछा था कि क्या महिला बेचने खरीदने लायक चीज है। तो उस जज को भी डर लग रहा था कि मैं ये जजमेंट दूं तो किस आधार पर दो, ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं। 3 जजेस के बेंच बिठाई गई, और शंकराचार्य और ब्राह्मण लोग अपने पोथी पुराण लेकर वहां पहुंचे, मनुस्मृति वहां लेकर पहुंचे, और कहा कि महिला बेचने और खरीदने लायक चीज है। तो 19वीं सदी आते आते तक भारत में पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद ही हावी था। लोगों के गले में हांडी लटकाई जाती थी, पीछे झाड़ू लटकाया जाता था,
पूना में बाजीराव पेशवा जो राज करता था, वह स्पर्धा लगाता था कि कौन औरत नंगी, ज्यादातर औरतें नंगी दौड़ेगी, और जो औरत फर्स्ट नंबर पर दौड़ में आएगी उसके साथ वो रात बिताएगा और उसको महंगी लिबास के कपड़े देगा, गहने देगा। तो भारत में कहाँ इतिहास है? कौन लिख रहा है इतिहास? भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, महिलाओं की गुलामी, ये थोपने का, लोगों का शोषण करने का ही तो काम हो रहा था। ब्रिटिश आने के बाद, महात्मा ज्योतिबा फुले के शिक्षा के आंदोलन के बाद साउंड कट रहा है आपका। थोड़ा सा साउंड कट रहा है। जी 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 ओके। जी जी अच्छा, तो ये मेरा अगला सवाल ये है कि अच्छा, ये तो मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इस तरह की अनर्गल प्रलाप वाली बातें करते थे, भारत का रियल इतिहास नहीं बताते थे कुल मिला के, क्योंकि इनको या तो पता नहीं था या बताना नहीं चाहते थे, या जो भी जो भी था। तो सर अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय ने भारत का जो इतिहास खोजा, वो तब तक जो ब्राह्मणों ने जो बिछा रखा था सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, उससे भिन्न कैसे था, अलग कैसे था? क्या ब्राह्मण तब तक पढ़े लिखे होने के बावजूद लगातार झूठ का प्रचार कर रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, कुछ दबा रहे थे? क्या ऐसी चीजें थी, कैसे अलग था? इसको क्लियर कीजिए जी। क्या चीज तो उन्होंने अलग किया था? त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ये जो युग के बारे में जो धारणाएं भारतीय लोगों में ब्राह्मणवाद के जरिए से फैलाई गई है, वो अवतारवाद को बढ़ावा देने के लिए, और अवतारवाद की जो कॉन्सेप्ट है, ये बुद्धिज्म के खात्मे के लिए बनाई गई कॉन्सेप्ट है। डीएन झा एक बड़े इतिहासकार है, अभी वो नहीं रहे हैं, मगर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन में डीएन झा का नाम आता है। उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस अपने शोध ग्रंथ में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि अवतारवाद भी ये बुद्धिज्म की नकल है, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर एक बोधिसत्व एक कॉन्सेप्ट है और एक बुद्धा एक कॉन्सेप्ट है। बुद्धा बनने के लिए बोधिसत्व की स्टेज से गुजरना पड़ता है, और बुद्धिज्म की ही इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर जनमानस में बड़ी प्रेरणा बनाई गई, और इसी को काउंटर करने के लिए गुप्त काल में ब्राह्मणों ने बोधिसत्व और बुद्ध की ये जो श्रेष्ठ संकल्पना है, उसी को नकल करते हुए अवतार की कॉन्सेप्ट बनाई। ये जो युग की संकल्पना है, अमेरिका के बड़े इंडोलॉजिस्ट है अल्फ हिल्ट, वो ये कहते हैं कि ये अशोका के काल गणना को काउंटर करने के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के काल गणना को काउंटर करने के लिए युग संकल्पना लाई गई। कनिंघम महोदय ने जो इतिहास का खोज किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पुरी का जो जगन्नाथ का टेम्पल है, ये मूलतः बुद्ध विहार है। इस पर निर्विवाद रूप से खोज कार्य करने का काम कनिंघम महोदय ने किया, और उसमें जो सिंबल है कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के, जो कार्टून के चेहरे, कार्टून जैसे आकृतियां नजर आती है, उन्होंने इसको डिकोड किया कि सांची के फोरन गेट पर जो त्रिरत्न का सिंबल है, वो त्रिरत्न 3 एक जगह पर है, और इन्हीं त्रिरत्नों को बुद्ध धम्म संघ कहा जाता था, और वही नकल करके आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर वो त्रिरत्न ही है, बस उसका आकार थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और वो त्रिरत्नों को बुद्ध धम्म संघ कहते हैं। तो इसको डिकोड किया। आपने वो एग्जैक्ट फिगर बताया, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहली बार डिकोड किया और कहा कि ये त्रिरत्न ही है। इसमें एक रत्न बुद्ध है जिसको इन्होंने कृष्ण कहा, एक रत्न को बलराम कहा, और बुद्धिज्म के अंदर हमेशा महिला, धम्म को महिला का ही कैरेक्टर माना गया है, तो सुभद्रा कैरेक्टर जो है ये धम्म का कैरेक्टर है, और ये डिकोड करने का काम कनिंघम महोदय के द्वारा किया गया। यानी ब्राह्मणवाद आज जो जिंदा है, वो बुद्धिज्म के ही प्रतीकों को चोरी करके चल रहा है, बस उसे थोड़ा उसका उसमें बदलाव किया, और चोरी का ये धंधा चल रहा है। एक बात उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया, संकीसा के बारे में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में
1844 को उन्होंने एक लेटर पब्लिश किया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को संकिसा का रिसर्च करना, संकिसा को रीओपन करना कितना महत्वपूर्ण है उस रिसर्च पेपर में कहा है। उस दरमियान फाइयान का सफरनामा एक रशियन लैंग्वेज में शायद पब्लिश हुआ था, इटली या रशियन लैंग्वेज में। उसको आधार बनाकर फाइयान और ह्यूएन संघ के सफरनामे को आधार बनाकर भारत के तमाम बुद्धिस्ट सेंटर खोजे जा सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण काम कनिंघम महोदय द्वारा किया गया। 1844 को कनिंघम महोदय द्वारा संकिसा की खोज की गई थी और संकिसा के बारे में उन्होंने जो कहा था उसमें उन्होंने एक रिमार्क किया है, बहुत महत्वपूर्ण रिमार्क किया है। वो ये कहते हैं कि यह जगह इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये कहा जाता है कि ये जो स्थान है, इस स्थान पर बुद्ध पूर्व सभी बुद्ध यहाँ है और स्वयं शाक्यमुनि बुद्ध भी यहाँ है। तो बुद्ध पूर्व बुद्ध है, इस बात की खोज करनी चाहिए, ऐसा कनिंघम कहते हैं। मगर उन्होंने कहा अगर बुद्ध पूर्व भी बुद्ध की परंपरा थी, कुनागमन, ककुचन, ये जो बुद्ध थे, बुद्ध पूर्व बुद्ध, अगर इस परंपरा को ये संकिसा का प्लेस मान्यता देता है, वहां पर भी उनके पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो ब्राह्मण धर्म आधुनिक धर्म है और भारत का सबसे प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म है, ये बात दुनिया वालों को मान्य करनी पड़ेगी। ये बात कनिंघम महोदय ने कहा था। ये दृष्टिकोण आज के तारीख में भारतीय समाज को जानना समझना जरूरी है। वर्तमान जो हिंदू धर्म कहा जाता है, ये वज्रयानी और महायानी परंपराओं को बिगाड़कर इस्तेमाल किया गया वर्तमान हिंदू धर्म है। ब्राह्मण धर्म जो है, ये ब्राह्मण धर्म का स्वरूप अभी बदल चुका है, जिसको हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में ला रहे हैं। मगर ब्राह्मणों का मूल धर्म वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, गाय को काटकर खाने वाला धर्म है। देवी देवताओं का तो प्रमाण ऋग्वेद में नहीं मिलता, बल्कि उन्होंने भर्सना की है, मूर्ति पूजा पाप है, ऐसा ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में कहा है। तो बुद्धिज्म का एशियंट स्वरूप ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कनिंघम महोदय द्वारा साकेत का जो स्थान है 1860 को ही उन्होंने ढूंढ निकाला था और 1862 और 1863, 1864 को वो वैल्यू पब्लिश हो गए हैं, एएसआई के द्वारा प्रमाणित है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो विवादित स्थान है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वह बवाल होता रहता है, वो स्थान अशोक राजा के द्वारा बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कनिंघम महोदय को दरकिनार करके फैसला दिया। ये घिनौना काम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगर कनिंघम महोदय के द्वारा अयोध्या का जो वहां पर उन्होंने शोध कार्य किया, उत्खनन कार्य किया, अगर उसको आधार बनाकर दोबारा अयोध्या का फैसला करने का काम होगा, तो ये स्थान बुद्धिस्ट स्थान है, ये सिद्ध करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है कि 4 स्तूपास थे जिनका ब्राह्मणों ने नामकरण किया है, ये अशोका के द्वारा बनाए। एक को सुग्रीव पर्वत का, एक को मणि पर्वत का, एक को कुबेर पर्वत का, एक को हनुमानगढ़ी कह रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। अब विवाद बढ़ गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट समिति जो है, इन्होंने इन चारों जगहों पर कब्जा कर लिया है। भारतीय समाज जो है, जो बुद्धिज्म को के प्रति लगाव करने वाला जो वर्ग है, उन्हें मालूम नहीं है। विवादित जगह 2.77 एकड़ एरिया था राम मंदिर का, मगर अभी योगी और मोदी ने 109 एकड़ कर दिया गया है। और जो जजेस थे, 5 जजेस, उसमें गोगोई को राज्यसभा का टुकड़ा, राज्यसभा का सीट दिया, वो उसमें मगनमस्त है। और जो पूर्व के सीजेआई थे चंद्रचूड़, ये तो कह रहे थे रात को मेरी मीटिंग होती थी राम के साथ और सवेरे में कोर्ट में वो राम ने जो बताया वही बोला करता था। सीजेआई ने कहा कि मैंने जो जजमेंट दिया वो भगवान राम को पूछ के दिया, तो सीजेआई को राम भरोसे ही रहना चाहिए था, धरती पर नहीं रहना चाहिए था। यानी जजेस लोगों को खरीद लिया गया और कनिंघम महोदय के रिपोर्ट को उन्होंने रेफर ही नहीं किया। अगर कनिंघम महोदय के रिपोर्ट को आधार बना लिया जाए तो राम मंदिर रद्द हो सकता है, राम मंदिर का दावा खारिज हो सकता है और निर्विवाद रूप से वो बुद्धिस्ट प्लेस है, ये सिद्ध हो सकता है। अभी जो मथुरा में, मैं अभी मथुरा से ही बात कर रहा हूं, मैं मथुरा में,
हुँ। मथुरा में जो मस्जिद का मामला है, ये मामला कितना गंभीर मामला है। कनिंघम महोदय ने मथुरा में आकर 1855 को या उत्खनन किया। उत्खनन में मस्जिद के अंदर की निचले हिस्से में उन्हें एक अभिलेख मिला। अभिलेख बुद्धिस्ट राजा का था, 3rd सेंचुरी का, 4th सेंचुरी का। उसमें उस बुद्धिस्ट राजा का शख्स भी ढूंढ लिया, उनकी वंशावली ढूंढ ली गई। तो इससे प्रमाणित हो गया है कि ये बुद्धिस्ट राजा के द्वारा रिस्टोर किया गया था, ये बुद्धिस्ट प्लेस था। ढूंढने के बाद उनको कुएं के अंदर, जो मस्जिद का जो विवादित जगह है मथुरा में, उस कुएं के अंदर, मलबे के अंदर उन्हें बुद्ध की एक मूर्ति मिली और उसी विवादित जगह के नीचे दीवार के अंदर महामाया की प्रतिमा मिली। कनिंघम महोदय कहते हैं मथुरा की मस्जिद जो विवाद का केंद्र बन चुकी थी उस समय भी, तो उनका कहना था कि ये बुद्धिस्ट सेंटर था। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा है 1864 के कि ये इतना बड़ा विहार है जैसे सारनाथ का महाविहार है। तो इतना बड़ा महाविहार को 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, मगर वो कहते कि उसके पहले ब्राह्मणों के द्वारा ऑक्युपाई किया गया। इसके लिए बड़ी हिंसा अभियान चलाया गया। तो 2 आक्रमण हुए हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि मुसलमानों के द्वारा, आक्रांता लोगों के द्वारा हमारे मंदिरों पर कब्जा किया गया, बल्कि ब्राह्मणों ने मंदिर कहां पर बनाए, तो ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट प्लेस को तोड़कर मंदिर बनाए, जिसमें मथुरा का ये विवादित मस्जिद का ढांचा है, उसके नीचे बुद्धिस्ट अवशेष है। और जो महामाया की प्रतिमा मिली थी, जो बुद्धा की प्रतिमा मिली थी, वहां इंस्क्रिप्शंस मिले थे, वो उस समय उन्होंने लाहौर म्यूजियम में रखे हुए हैं। अगर मथुरा कोर्ट फैसला करना चाहता है तो लाहौर म्यूजियम से वो प्रतिमा लाए, फिर मानेंगे इनकी औकात कितनी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मथुरा म्यूजियम में जो सारा कुछ है वो सारा बुद्धिस्ट है। 80-90% जो अवशेष है जो मथुरा के अंदर मिले हुए, ये गोवर्धन पर्वत, ये पर्वत, वो पर्वत जो कहते हैं, कनिंघम महोदय ने कहा कि 10 टीले थे मथुरा के अंदर, जिसको उन्होंने ब्राह्मणवादी नाम दिए और उसका ब्राह्मणीकरण किया। मथुरा आज सबसे भ्रष्ट जगह बन गई है ब्राह्मणवाद के कारण। और यहाँ के तमाम टीले बुद्धिस्ट टीले हैं। और एएसआई की पुरानी रिपोर्ट में सिद्ध हो गया है। तो आज एएसआई के डायरेक्टर जनरल क्या पागल हो गया है क्या कि मथुरा में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं? एएसआई की रिपोर्ट कहते हैं बुद्धिस्ट सेंटर है और एएसआई का डायरेक्टर जनरल पागल हो गए। बड़ी सोचने वाली बात है कि जो बुद्धिस्ट सेंटर है उसके अंदर कृष्ण पैदा हुए या नहीं हुए ढूंढा जा रहा है। वाराणसी का ज्ञानव्यापी मस्जिद जो स्थान है, 7th सेंचुरी में युवन संघ ने उसको आनंद वन कहा है। यानी उत्तर की तरफ एक विहार है जिसको सारनाथ कहते हैं और दक्षिण की तरफ एक विहार है, वो आनंद वन है। अब आधे हिस्से में मंदिर है, आधे हिस्से में मस्जिद है। तो ब्राह्मण और आक्रांता लोगों ने मिलकर, ब्राह्मण भी आक्रांता है और विदेशी आक्रांता जो मुगल शासक थे, इनका आपस में समझौता हुआ है और समझौते के तहत उन दोनों ने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कब्जा किया है। और आज हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत में मनुराज को स्थापित कर रहे हैं, ब्राह्मण राज को स्थापित कर रहे हैं। अगर कनिंघम महोदय के उत्खनन कार्य को अगर आधार बना लिया जाए तो ज्ञान व्यापी स्थान बुद्धिस्ट लोगों का ये सिद्ध किया जा सकता है, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। और मथुरा जो स्थान है ये बुद्धिस्ट स्थान है, ये भी मानना पड़ेगा। मगर स्थान के मामले में कोर्ट में बहस नहीं हो रही है, कोर्ट में बहस बर्थ को लेकर हो रही है। जैसे राम मस्जिद में पैदा हुए, ये बहस किया गया और जजेस लोगों ने उसको मस्जिद के अंदर पैदा हुआ ये घोषणा किया। इसका मतलब है राम को हिस्टोरिकल बना रहे हैं। मथुरा के अंदर जो मस्जिद मंदिर का मामला है वो मंदिर मस्जिद का मामला नहीं कराना चाहते, बल्कि जजेस को माध्यम करके ये विदेशी ब्राह्मण लोग ब्राह्मण जजेस के द्वारा कृष्ण का बर्थ बताना चाहते हैं। यानी काल्पनिक कृष्ण को हिस्टोरिकल बताना चाहते हैं, काल्पनिक शिव को हिस्टोरिकल बताना चाहते हैं। अगर कनिंघम की हिस्ट्री को कनिंघम के द्वारा ढूंढे गए आर्कोलॉजिकल साइट्स को आधार बना लिया जाए तो ब्राह्मणवाद हवा में उड़ सकता है। जी
जी, जी। तो अलेक्जेंडर कर्निघन महोदय ने जब ये जो इतनी सारे प्लेसेस को खोजा, बुद्धिज़्म के बहुत सारे प्लेसेस को खोजा, बहुत सारे मंदिर मस्जिद के उन्होंने सर्वे किए। आज जो विवाद खड़ा हुआ है मंदिर मस्जिद का, क्या अलेक्जेंडर कर्निघन महोदय के समय में भी ये विवाद था या उन्होंने जब ये खोज कर ली उसके बाद से विवाद शुरू हुआ है? 1857 में मगध, 1857 में अवध प्रांत में लखनऊ आता है, अयोध्या आता है, कानपुर भी आता है। तो 1818 में बाजीराव हार गया 1 जनवरी 1818 पूना में, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में, और 6 महीने तक कुत्ते की तरह इधर उधर भागता था। इसीलिए इतिहासकार बाजीराव को भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा बाजीराव। मई महीने में हुँ। उसने माफीनामा लिख के दिया और माफीनामा तुरंत स्वीकार कर लिया गया और 9 शर्तें रखी गई समझौते के साथ। और उसमें यह कहा गया कि तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुम्हें मार नहीं दिया जाएगा, जैसे आखिरी मुगल राजा के सारे संतानों को मार दिया था, मगर बाजीराव को नहीं मारा गया। ब्रिटिश लोगों ने बाजीराव को शिफ्ट किया उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। कानपुर में एक विठूर नामक एरिया है, और उस विठूर एरिया में पूना में जितना उसका साम्राज्य था उतना साम्राज्य विठूर में रहा। 1851 तक दूसरा बाजीराव जिंदा रहा, पैरालिसिस हुआ, 1851 में मर गया। उसका जो दत्तक पुत्र था, उसका बायोलॉजिकल पुत्र नहीं था नाना साहेब पेशवा, वो दत्तक लिया हुआ, एडॉप्ट किया गया पुत्र था, और वो 8 लाख रुपए का पेंशन मांग रहा था अपने पिता की, दत्तक पिता की। मगर ब्रिटिश लोग उसका बायोलॉजिकल लड़का नहीं होने के कारण नहीं दे रहे थे, इसलिए 1857 का गदर हुआ। और 1857 का गदर के पीछे ये पुना का चितपावन ब्राह्मण था, वो हार गए। हारने के बाद इन ब्राह्मणों ने, ये अवध के ब्राह्मणों ने देखा कि ये मस्जिद जो है इसको हम समस्या का मामला खड़ा कर देंगे, जिससे ब्रिटिश लोग परेशान हो जाएंगे। 1858 में अयोध्या में बहुत बड़ा फसाद हुआ, जिसमें काफी संख्या में कत्लेआम हुआ। तो ब्रिटिश लोगों ने इस धर्मस्थल का मुआयना करने के लिए मिलिट्री के जो बड़े जानकार थे और इतिहास में जिनकी रुचि थी, कनिंघम को भेजा। और कनिंघम ने उसका सर्वे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि भारत में आने वाले समय में धार्मिक विवाद बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले हैं, इसलिए इनका खोजबीन करने वाला एक अलग विभाग करना चाहिए। तो कनिंघम के ही रिकमेंडेशन के कारण 1860 में एएसआई की स्थापना हुई। तो ये जो विवाद थे, ये विवाद कई वर्ष पुराने थे। जैसे वाराणसी का जो भैरव का जो टेम्पल है, भैरव लाट जिसको कहते हैं, वो अशोक सम्राट की लाट है। वो तो औरंगजेब के समय में तोड़ी गई थी, वहां भी बवाल हुआ था। तो भारत में ढेर सारे बवाल ब्रिटिश आने के पहले से ही जारी थे। उसका समाधान करने के लिए कनिंघम ने जो सजेस्ट किया था, वो संस्था है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके पास साइंटिफिक तरीका है अध्ययन करने का। मगर ब्रिटिश चले जाने के बाद नेहरू से लेकर आज के भागवत मोदी तक एएसआई का मिसयूज किया गया। एएसआई का ब्राह्मणवादी लोगों ने खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अभी तक एक भी डायरेक्टर जनरल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट का नहीं हुआ है। मोहम्मद एक केरला का मुस्लिम है, इसको दबाव में लेकर राम मंदिर का मामला खड़ा किया गया और उसके कहने पर ही राम की घोषणा की गई। मगर डायरेक्टर जनरल के तौर पर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को नहीं लिया गया। ये बहुत ही शर्मजनक बात है। लोकतांत्रिक देश में ब्राह्मण लोगों ने जजेस बैकवर्ड कास्ट को नहीं होने देते, आईएएस आईपीएस नहीं बनने देते हैं। उसी तरह डायरेक्टर जनरल नहीं होने दिया गया, जिस वजह से न्याय का जो पलड़ा है वो अन्याय करने वालों के ही बाजू में है। जी। जी, जी। अलेक्जेंडर कर्निघन महोदय ने जितने भी ये जो खोज की है, जितने भी इन्होंने दस्तावेज़ कलेक्ट किए हैं, उसको किसी ने आज तक चैलेंज किया है या नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गलत हो तो किसी ने चैलेंज किया हो? जी। अभी तक मेजर जनरल कनिंघम के किसी भी एविडेंस को कोई माइके लाल ने चैलेंज नहीं किया है। उसकी वजह यही है कि उनका काम अत्यंत प्रोमिनेंट काम था। मैं देखकर हैरान रह जाता हूं जब उनका जीवन कार्य मैंने देखा। वह व्यक्ति इंडिया के मौसम का स्टडी करके 6 महीना लगातार उत्खनन करने का कार्य करते थे। जब बारिश का हुँ। सीजन आता था तब वो काम रोक देते थे और बचे हुए 6 महीने में अपना रिपोर्ट राइटिंग करते थे। ऐसा अभी तक भारत के इतिहास में कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हुआ है जो इस ढंग से काम करता हो।
उन्होंने एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक एक किताब लिखी है, और वो किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि फाइयान ने और यूएन संघ ने जिन स्थानों को ढूंढा, वो स्थान आज वर्तमान में कहा है। वो कह रहे इतने ली में चला, इतने ली यहां से है, तो मेजरमेंट कर रहे हैं कि इतने ली यानी इतना किलोमीटर है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। तो कनिंघम महोदय ने जो कुछ ढूंढा, उन्होंने फाइयान और यूएन संघ को आइडल माना, और उनके ही बताए गए रेफरेंस को आधार बनाकर उन्होंने ढूंढा, इसलिए कनिंघम गलत नहीं साबित हुए। जितना बड़ा योगदान कनिंघम का विश्व पर है, भारत पर है, उतना ही बड़ा योगदान फाइयान और यूएन संघ का है। मतलब जहाँ बुद्ध का जैसे कुशीनारा जगह है, तो जब कुशीनारा जगह की खोज हो रही थी तो नालंदा से दूरी, कभी बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, सिवान, छपरा, उधर को जा रही थी, दूसरा कुशीनगर को जा रही थी। तो उसको बड़ी बारीकी से वो सटीक जगह को खोज निकालते थे कि इसी जगह पे हुआ है, और वाक़ई में वो सही भी निकलता था। तो कहने का मतलब कि भारत का पूरा इतिहास ही एक तरह एक अकेला व्यक्ति ने ऐसे इतना खोज कर दिया, और उसको भारत में ना उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जा रहा, बर्थडे इंपॉर्टेंस नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं दी जा रही है। ये कितनी बल्कि बड़ी मतलब वो है, शोक, लगता है। मतलब जी। शोक करने वाली बात है, दुख मानने वाली बात है। उसके ऊपर हुँ, संगोष्ठी होनी चाहिए, उसके जन्म जयंती पर मिठाई बांटनी चाहिए। इतना बड़ा काम, इतना हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन दिया गया है। अभी मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ, सारनाथ का एक्सकवेशन उन्होंने किया, हुँ, धम्मेक स्तूप हुँ, को भी उन्होंने एक्सकवेट किया था। जो चौखंडी स्तूप है उसको भी एक्सकवेशन किया गया, और उन्होंने प्रमाणित किया कि मुगल काल में इसका थोड़ा रिस्टोर किया गया है, मगर ये अशोका के द्वारा निर्मित है। और हुँ, उन्होंने वहां उत्खनन जारी रखा, तो उनको वहां पर मतलब जली हुई लकड़ियों की राख मिली। तो उन्होंने हुँ, अपने रिपोर्ट में, एएसआई की रिपोर्ट में ये खुले तौर पर लिखा हुआ है कि सारनाथ पर बहुत बड़ा हिंसक अभियान चलाकर बहुत बड़ी हत्याकांड भी किया गया है। सारनाथ हुँ, उस समय बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था, और उनको ये तक भिक्षा पात्र में जले हुए अनाज के टुकड़े मिले। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट हुँ, में कहा कि जब भिक्षु लोग खाना खा रहे थे और वो अपने ही काम में मस्त मग्न थे, अचानक उनके ऊपर हमला किया गया है, और सारनाथ में बड़े पैमाने पर भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया है। और उनके बाद जो किट्टो एक बड़े संशोधक थे, और बेगलर एक दूसरे संशोधक थे। बेगलर ये इनके शिष्य ही थे। और कनिंघम की हुँ, खासियत है, किट्टो, बेगलर और दो चार साथी है, इनके जरिए से भी उन्होंने बचा कुचा कार्य पूरा किया। इनके गाइडेंस से ही वो काम करते थे। जी। हुँ। उन्होंने एक राजा के मंत्री को भी काफ़ी आलोचना की थी कि उसने सारी ईंटें निकलवा-निकलवा के अपना घर बनवा लिया था सारनाथ के उससे। तो ये काम भी ये लोग करते थे। इतना महत्वपूर्ण चीज़ को बर्बाद कर दिया। अच्छा बल्कि एक जेएनयू बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध हुँ, स्तूपा के ईंटें पत्थर उठाकर एक रोड बनाया जा रहा था उस समय। और अपनी हुँ, कोठी के हुँ, लिए वहां का जो राजा था, राजा जगतपाल, ऐसा कुछ उसका नाम हुँ, है, हुँ, वो वहां की ईंटें लेकर अपना कोठी बना रहा था। कोठी बुद्ध बनवा रहा को था। लेकर जो दुनिया में बुद्धिज्म फैला, वो सारनाथ के स्थान से ही फैला, और 12वीं शताब्दी तक वो प्रोटेक्टेड था, महारानी कुमार हुँ, देवी के द्वारा और महाराजा जयचंद के द्वारा वो स्थान प्रोटेक्टेड था। और कुमार देवी के द्वारा जो गढ़वाल डायनेस्टी की बुद्धिस्ट रानी थी, उसने तो 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाया था वहां। हुँ, उसका हुँ। वैभव कितना बड़ा होगा। जी, जी। एक जेएनयू के कुछ लोग लेफ्ट विंग के लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि लोग कहते हैं कि गोरा साहब भारत में आके सब चीज़ खोज-खाज दिए हैं, ये एकदम झूठा और बकवास चीज़ है। आर्कियोलॉजी में गोरों का कोई काम नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत का जो एएसआई है, उसको किसी ब्राह्मण ने स्थापित किया है? कैसे क्या आर्कियोलॉजी में गोरा मतलब क्या देन है? क्या कर्निघन महोदय जी का भी कुछ देन है या ब्राह्मणों का ही सब चीज़ है? जी। अगर अगर ये मान लिया जाए अगर ये मान लिया जाए तो बाजीराव को जो पेंशन लाकर देता था, बाजीराव अंधा हो गया था पैरालिसिस से। बाजीराव ने हुँ, हुँ। मिस्टर लॉ नामक एक ब्रिटिश अधिकारी को कान में जाकर कहा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले हो। तो जो लोग ऐसा हुँ, कहते हैं गोरा, हुँ, तो ब्राह्मण तो गोरे ही थे, और ब्रिटिश भी गोरे थे। हुँ।
तो ब्राह्मण लोग हुँ। ब्रिटिश को अपना भाई मानते थे, अपना हुँ, दुश्मन नहीं हुँ, मानते थे। और हुँ, एक बड़े विद्वान, एक गांधी के चेले थे काका कालेलकर। हुँ, हुँ, कालेलकर ने तो ये तक कहा कि ब्रिटिश हमारे भाई है, और ब्रिटिश भी कहते थे कि हम इंडिया के ब्राह्मण हैं। तो हुँ, ब्राह्मण लोग जो है, जो बातें कहते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और जैन लोगों को आगे करके ऐसी बातें बरगलाते हैं। एक हाथ जैन बरगलाता होगा, मगर अभी हाल ही में खबरें आ रही है, जैनों के धर्मस्थलों को तोड़फोड़ करके आरएसएस के लोग कब्जा कर रहे हैं। जैन भी खुद प्रताड़ित है। हुँ। एक वीडियो वायरल हो रही है। रात में जाके और पूरा गैंग बना के तोड़-फोड़ किया है। श्री पद्मा एक साउथ इंडिया की इंडोलॉजिस्ट है। हुँ, उन्होंने हुँ, ग्राम देवताओं के ऊपर प्रोमिनेंट रिसर्च किया है। उस रिसर्च में उन्होंने ये सिद्ध किया है कि 8वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मण और जैनिज्म का एक गठजोड़ हुआ, और दोनों ने बुद्धिस्ट घोड़े चोरी किए। जैसे हुँ। महामाया, जैनिज़्म की जी, जैनिज़्म की मैक्सिमम महामाया कहानियाँ की जो जो है वो प्रतिमाएं बुद्धिज़्म हैं से मैच हाथी, करती हैं। महामाया की जो प्रतिमा है, जो गज हुँ, के साथ हुँ, खड़ी है, वो प्रतिमा जैन लोग भी हुँ, पूछते हैं। हुँ, कुछ हुँ, लोग कहते हैं कि जैनिज्म जो है, बुद्धा को जीन कहा जाता था, तो इसीलिए जैनिज्म, स्मिथ जैसे हिस्टोरियन का कहना है कि जैनिज्म बुद्धिज्म का ही पार्ट। खैर, वो बात अलग है, मगर जब ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म की लड़ाई की बात आती है, तो ब्राह्मण लोग कुछ जैनिज्म को आगे कर देते हैं, ये ताकि इन लोगों का आपस में लग जाए। इस संदर्भ में वो श्रीलंका में स्टेटमेंट हो सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, श्रीलंका में 14वीं सदी में जिन चरित्र नाम की किताब लिखी गई, वो तो बुद्ध को कह रहे हैं। और अरलब्रूनी 11वीं सदी में आते हैं, वो भी कहते हैं बुद्ध को जिनवर कहा जाता है। वो तो साफ-साफ लिखे हैं। तो एकदम बात सही ये है। मुझे हाँ, मुझे ये महावीर नहीं की समझ अगर में आता प्रतिमा है कि देखे, आज महावीर की जो हुँ, हुँ, 24 तीर्थंकरों में महावीर की प्रतिमा देखे और बुद्ध की प्रतिमा देखे, तो सेम है, केवल छाती पर एक डिजाइन है जिससे महावीर हुँ, का चिन्हित होते हैं, या वो चिवर का डिजाइन नहीं होने के कारण ही महावीर की प्रतिमा ऐसी लगती है। आज भी अगर जैन हुँ, की महावीर की प्रतिमा मिलती है उत्तर भारत में, तो सारे लोग कहते हैं बुद्ध मिल गए, बुद्ध मिल गए। तो बुद्ध और हुँ, महावीर में कोई अंतर ही लोगों को दिखाई नहीं देता, इतनी सिमिलरिटी है। जी, जी। तो भारत का एएसआई की स्थापना किसने की थी? भारत की एएसआई की स्थापना 1857 के गदर ब्राह्मणों के गदर हार जाने के बाद जो हिंसा हुई अयोध्या में, उसका समाधान करने के लिए कनिंघम महोदय को भेजा गया। तो एएसआई की स्थापना सर मेजर जनरल कनिंघम द्वारा की गई। मतलब आर्कियोलॉजी की शुरुआत ही अलेक्जेंडर कर्निंघम ने ही की है हाँ, भारत में। और ओके। भारत के एकेडमिक क्षेत्र में हिस्ट्री के हुँ, विभाग वाले, आर्कोलॉजी के लोग ये कहते हैं कि कनिंघम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। हुँ, ब्राह्मण भी इस बात को जी। नकारते नहीं है, भले कोर्ट में हुँ, वो हुँ, रेफर नहीं करते हो, मगर इस जी। बात की, इस कॉन्ट्रीब्यूशन पे एग्री करते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा आपने 3 विवादित जो जगह है जैसे राम मंदिर मस्जिद वाला जो मुद्दा है, कृष्ण जन्मभूमि वाला जो मुद्दा है या जगन्नाथ का, इसको आपने बताया कि कर्निंघम महोदय ने तो क्लियरली मतलब उनके दस्तावेज़ से तो साउंड है कि ये बुद्धिस्ट प्लेस है। इन तीनों जगह के अलावा भी कोई और भी जगह को उन्होंने डिक्टेट किया था जो लगता है कि विवादित है लेकिन वो है बुद्धिस्ट का? जी, एक संकीसा है, एक संकीसा है, जहां पर संकिसा। आजकल ब्राह्मण लोग वहां ब्राह्मणवादी प्रतिमाएं रख रहे हैं। संकीसा ये आगरा के पास है, मैनपुरी के पास है, फर्रुखाबाद हुँ, डिस्ट्रिक्ट में, और मैनपुरी हुँ, से लगा हुआ है। तो उस जगह को ऑक्युपाई करने का काम कर रहे हैं। अभी देखो, उधर ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद चल रहा है, वो वाराणसी हुँ, डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। वाराणसी को लगा हुआ जौनपुर जिला है, तो जौनपुर हुँ, जिले में एक मस्जिद है अटाला मस्जिद, तो ब्राह्मणों ने कहना हुँ, शुरू कर दिया अटाला देवी है। हुँ। अरे हद हो कोरोना गई, अटाला देवी मैंने कभी सुना ही नहीं, और भारतीय लोगों को मालूम ही नहीं कि ये अटाला नामक कोरोना कोई देवी है। कोरोना जब तो देवी हो पुराने सकती हैं, रिपोर्ट तो कोई में भी हो अटाला सकता है। मस्जिद ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स पर खड़ा है, ये लिखा हुआ हुँ, है। अटाला मस्जिद जिसको आज विवादित जगह बन गई है और मैटर कोर्ट तक पहुंच गया है, अटाला मस्जिद भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स पर खड़ा है जो जौनपुर जिले में है, ये लिखा हुआ है। भारत में दो हुँ, दो एक जजमेंट आए हैं 2019 में। जो जजमेंट आया 5 जजेस द्वारा, वो ब्लैकमेल करके लाया गया है।
ये भारतीय न्यायपालिका में सबसे घटिया जजमेंट है, वो भारतीय न्यायपालिका पर कलंक है। और वो जजेस जो आरएसएस के प्रभाव में आकर ये जजमेंट दिया, उस जजमेंट की समीक्षा आज नहीं तो कल होगी, ये पाप को कोई छुपा नहीं सकता। उसी दरमियान मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, तुलना करके देखिए। मद्रास में पेरियार की मूवमेंट का प्रभाव इतना गहरा आज भी है कि मद्रास हाईकोर्ट को सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। वहां पर एक मंदिर था मुनियप्पन स्वामी, तो ब्राह्मणवादी लोग उसकी पूजा कराते थे, बहुजन लोग उसके बहुत भक्त थे। तो किसी बुद्धिस्ट व्यक्ति ने दावा किया, संस्था ने, ये मुनियप्पन स्वामी बुद्धा है, इसका परीक्षण किया जाए तो बुद्धा ही निकलेगा। तो कोर्ट ने मद्रास ब्रांच को, एएसआई को निर्देश दिया कि इसका रिपोर्ट बना के पेश करो। तो उन्होंने पंडितों को ही बुलाया, वो चंदन का लेप पंडितों के हाथों से पानी डालकर निकाला और मूर्ति सामने आ गई। और कोर्ट के सामने एएसआई ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में एएसआई ने इस बात की स्वीकृति दी कि ये प्रतिमा लक्षण जो है वो सारा का सारा बुद्ध का लक्षण है। जब एएसआई ने रिपोर्ट दिया निष्पक्ष रूप से, तो मद्रास हाईकोर्ट के जज ने मान्य किया कि मुनियप्पन स्वामी अब मुनियप्पन स्वामी नहीं रहे, वो शाक्यमुनि बुद्धा है। एक ही समय जजमेंट आया, और दूसरे समय जो जजमेंट आया आस्था और श्रद्धा के नाम पर आया। यानी भारत में कौन सा न्याय चल रहा है? एक आर्कोलॉजी के आधार पर जजमेंट दिया जा रहा है साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में आस्था और श्रद्धा के नाम पर फैसला दिया जा रहा है। तो इससे भारत का पतन होगा, भारत का उत्थान नहीं होगा। कल परसों पंडित मोहन भागवत ने बरगलाने वाला जजमेंट दिया कि राम मंदिर का उद्घाटन होने से ही भारत को आजादी मिली है। मुझे लगता है मोहन भागवत जो बयान दे रहे हैं वो ब्राह्मण जाति को उकसा रहे हैं, ब्राह्मण जाति को कह रहे हैं कि भारत के संविधान के कारण ब्राह्मण लोग भी बने हुए थे, मगर हम आरएसएस के लोगों ने जजेस लोगों को अपने उंगली के इशारे पर नचवाया। इसके आधार पर हमें जो चाहिए तो जजमेंट मिला। तो पंडित भागवत को लग रहा है कि मनुष्य वो जो आजादी कह रहे हैं वो ब्राह्मणों के वर्चस्व की बात कर रहे हैं। जी जी, जी, बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत जानकारी देने के लिए। इसके बाद से हम लोग कुछ पब्लिक के फीडबैक्स भी ले लेते हैं, पब्लिक क्या कह रही हैं। और इसके बाद से आज कोई पंडित आएगा कि नहीं आएगा? आज तो मुश्किल लग रहा है, हालाँकि मैं दे देता हूँ। अगर किसी ब्राह्मण को भाई स्पेशल रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं हम लोग, किसी पंडित कोई को भी रिजर्वेशन ब्राह्मण दे हो। देना चाहिए। हाँ, 100% ईडब्ल्यूएस 10% है ना, जैसे मंदिर में इनका 100% है, तो हम लोग इनको पूरे इनके धर्म पर 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं। लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, जिस भी ब्राह्मण को लगता है कि जो भी यहाँ पे बातें हुई हैं वो गलत हैं और उनके पास इससे बेहतर आर्गुमेंट्स है या सबूत है, वो यहाँ पे जुड़ जाएँ और जुड़कर आप अपना क्लेम साबित कर दीजिए। ठीक है? तो पूरा 100% रिजर्वेशन है, लिंक हमने दे दिया है, पिन भी कर देता हूँ। ब्राह्मण को आने दीजिएगा, ब्राह्मण को ही आने दीजिएगा लोग। पिन भी कर दिया है मैंने। ब्राह्मण को हमारी चुनौती है कि बुद्धा के पहले 600 बीसी और एम्पायर अशोका, प्रियदर्शी सम्राट अशोका के पहले कोई उनका मंदिर हो, सिद्ध करे। सारे के ब्राह्मणों ने जो मंदिर कॉन्सेप्ट चुराई वो बुद्धिस्ट लोगों से ही चुराई। 4वीं शताब्दी में ब्राह्मणों का पहला मंदिर बना। 4वीं शताब्दी के पहले ब्राह्मणों के पास कोई मंदिर ही नहीं था। और वो भी 4वीं शताब्दी का, ये तो क्लेम है ना, वो भी इन्होंने बाद में कब्जा किया है, वो भी बुद्धिस्ट का है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे बोले डोस्चा जी लिखते हैं जय भीम। हाँ जी, आपको भी जय भीम। सदाशिव सिंधे लिखते हैं दोनों विद्वानों को नमः बुद्धाय, जय भीम सर। मंगलवार को स्ट्रीम नहीं हुई थी क्या? मैं 9 बजे तक राह देखता रहा। नहीं, मेरा थोड़ा गला खराब है सदाशिव सिंधे जी, तो मैंने आपको सोचा मैं कि बताना आराम कर चाहता लेता हूँ। हूँ कि मुझे कई एरिया से फोन आ रहे हैं कि एक आदमी ने मुझे कल कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर वो हिस्ट्री के ऊपर इतनी बातें कर रहा। तो मैंने कहा कहाँ से इतनी बातें कर रहे हो? तो कह रहे थे कि मैं साइंस जर्नी सुनता रहता हूँ, इससे मुझे समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद उनको। और सिंह यहाँ लिखते हैं विलास जी को नमन, उनकी सटीक व गहरी जानकारी के लिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत गहरी जानकारी है। और किमांशु वर्ड यहाँ लिखते हैं विलास सर, वेड से कैब समादिनिका द प्रिंसेस, द महारथिनी, डॉटर ऑफ द महाभोजा एंड वाइफ ऑफ
आपा देवानका आर महार फ्रॉम शतवाहन क्लान। अच्छा, सतवाहन क्लान के ये कोई बता रहे हैं। जी ठीक है जी, जी। भांडारकर और अन्य जो हिस्टोरियन, मीराशी जो हिस्टोरियन है, ये ब्राह्मण है और इन्होंने सातवाहन राजा को ब्राह्मण घोषित किया, गौतमी पुत्र सातवाहन को। तो उनका जो हुँ, वंश है वो नागाज रेस के, वो मूल निवासी है। सातवाहन जो डायनेस्टी है, ये मौर्यों के अधीनस्थ एक डायनेस्टी थी महाराष्ट्र की, महारठी। हुँ, मतलब वो एक बड़ी प्राचीन डायनेस्टी है और उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अजंता वो सातवाहन और वाकाटक नरेशों के द्वारा निर्माण किया गया है और उसमें एक भी ब्राह्मणवाद का अंश नहीं है। इतने प्योर बुद्धिस्ट थे। जी। हुँ, हुँ। उनके कॉइन्स वगैरह सब चीज़ तो मिलते ही हैं, साफ-साफ क्लियर बुद्धिस्ट के चैत्य बने रहते हैं। सिंह यहाँ लिखते हैं, मुगल काल में भारतीय महिलाओं को विदेश में भिजवाने का जघन्य कार्य का दोषी कौन है? और अंग्रेजों के समय कलकत्ता वैश्य बाजार बनवाने में कौन शामिल था? पुणे के अंदर आज भी वह अलग अलग एरिया को नाम अलग है। एक को सोमवार पे, एक को जो शारवाड़ा, शेरवाड़ा कर बेचते हैं। भारत में साउंड साउंड आपकी कट रही है। भारत में साउंड जो बीच में वेश्यालय आया, हाँ हाँ आ रहा है, आ हुँ, रहा है। हुँ। भारत में अब आ जो रहा है, जी। वेश्यालय आया वो ब्राह्मणवाद के कारण ही आया। देवदासी प्रथा कहां से आई? हुँ, मंदिरों को भोग लट्टा बनाया गया। वाराणसी में जो मंदिर बनाया, जिसके लिए काशी विश्वेश्वर का ये मंदिर कह रहे हैं, एक काव्य में ऐसा संदर्भ मिला है, जो उस मंदिर में जाना चाहता है पहले वेश्या का मुख दर्शन करना पड़ता था, यानी दो तरफा वेश्याएं खड़ी होती थी। ये ब्राह्मणों के संस्कृत काव्य में लिखा हुआ है। और ये तक कहा गया कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़वाया क्योंकि वहां वेश्यागमन चल रहा था। हुँ। जी, जी। और कुछ तो ऐसे दस्तावेज़ हैं जो कोलकाता वाले जो वैश्य बाज़ार हैं, वहाँ पे बताया गया है कि उसमें एक बड़ी तादाद में संख्या एक विशेष कुलीन वर्ग की थी। नाम नहीं लूँगा मैं कौन-सा कुलीन, आप सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कुलीन अपने को कौन कहता है, उस वर्ग की सबसे ज़्यादा महिलाएँ थी उसमें। ये दस्तावेज़ है, किसी दिन ओपन करूँगा फिर दिखाऊँगा मैं। और और फिर इसमें कोलकाता की जो दुर्गा परंपरा है, इसकी इतना घृणा करते हैं ब्राह्मण लोग। आज बहुजन लोग उसको बहुत, उसको मत्थे पर ले रहे हैं, आज ब्राह्मण भी उसको सर पर ले रहे हैं। मगर हुँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में दुर्गा को वेश्या कहा। बहुत गलत जो लिखा है। आज हाँ, भगवत उसमें है, बहुत गलत लिखा है। बहुत गंदे जी, शब्द जी। का प्रयोग किया गया है। और वो दुर्गा पूजा कोई और नहीं है, बल्कि वह तारा की पूजा है। बौद्ध देवता तारा देवी की पूजा है, जो ज्ञान की देवी है। आज उसका स्वरूप बिगड़ा हुआ है। हुँ, हुँ। जी। जी। और फिर इसके बाद से मित्तल गोंड जी का सुपर स्टिकर था, आनंद प्रकाश जी का था। फिर यहाँ पे मंतोष पासवान लिखते हैं, विलास जी टीवी 9 भारतवर्ष मीडिया अयोध्या की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, उससे दिखाया था, बौद्ध मंदिर का अवशेष मिला था। अच्छा जी, हाँ, ये तो थोड़े दिन के लिए 1 दिन के लिए शायद आया था, एक फिर वीडियो वो हल्ला दिखाया हुआ था, तो एक जी। वीडियो दिखाया था कि जब वो एक्सीबिशन चल रहा था तब का मामला है कि वह बुद्ध की मूर्ति मिली थी। मगर जेसीबी के द्वारा बुद्धिस्ट अवशेषों को तोड़ा गया। मगर आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग मरे मरे हुए लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुँ, में जिनको दावा करना चाहिए, जैसे तथाकथित नेता है, मायावती है या अखिलेश यादव है, ये जो बहुजन समाज के नेतागिरी करने वाले लोग हैं, ये परशुराम की स्टैचू खड़ा करने की बात कर रहे हैं। ये तो कभी क्लेम ही नहीं कर रहे कि ये हमारे राज्य में है और ये बुद्ध की परंपरा हमारी परंपरा है। अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2002 में जो एक्सकवेशन हुआ और उस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया गया था, जिसके ऊपर फैसला करना था, अभी तक वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अगर ब्राह्मण लोग कहते हैं न्याय हुआ है, तो 2002 के रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी, शर्म आनी चाहिए आपको कि 2002 के अयोध्या में जो उत्खनन किया गया टू वैल्यूम्स का रिपोर्ट है, उसमें कहीं पर भी राम मंदिर का जिक्र नहीं है, इसलिए आप उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हो। आपको डूब मरना चाहिए। अगर सरकारी संस्था का रिपोर्ट आप छुपा कर रखे हुए हो और डिंडोरा पीट रहे हो कि हमने न्याय किया न्याय किया,
शर्म आनी चाहिए आपको। नॉर्थ इंडिया के किसी भी ओबीसी बड़े लीडर के मुँह से तो हमने बुध का कभी नाम ही नहीं सुना या बुध का कभी मतलब कुछ उनके लिए करने जा रहे हैं, कोई इस तरह की बात ही नहीं करते। मतलब इससे तो ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं जो राम और कृष्ण की मूर्ति बनवा रहे हैं, वो तो जाके विदेश में भले दिखावे के लिए ही सही एक बार बुध का नाम ले ले रहे हैं। लेकिन ओबीसी के लीडर जो है नाम ही नहीं लेते बिल्कुल, बड़े लीडर जो हैं। ये बहुत ही निराशाजनक और उसकी चिंताजनक बात है उसकी भारत वजह के लिए। ये है, उसकी वजह ये है कि भारत में बुद्धिस्ट मूवमेंट ही नहीं है। उसकी ये वजह है। हुँ। हुँ, हुँ। ऑल इंडिया लेवल का बुद्धिस्ट मूवमेंट बड़े बनेगा तो एससी एसटी ओबीसी के अंदर वो भाव पैदा होगा। हुँ। बुद्ध धर्म चमारों का धर्म नहीं है, बुद्ध धर्म महारों का धर्म नहीं है, बुद्ध धर्म ओबीसी का धर्म है, सबका है, अछूतों पूरा का धर्म बहुजन नहीं है। समाज जो है ये एससी, एसटी सारे हाँ, बहुजन उसमें तो समाज का अछूतों मूल का धर्म है बौद्ध धर्म ने है। हाँ, हाँ, सब लोगों का कंबाइंड सब लोगों का है। जी। और फिर इसके बाद से द नेटिव जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है और गोविंद अम्बेडकर जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया आपका। फिर यहाँ पे रेशनल एम जो हैं वो लिखते हैं, सर खुदाई में बुद्ध के एविडेंस क्यों मिल रहे हैं? क्या कुछ हुआ था? प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित हुआ था, जिस कारण बहुत सारी एविडेंस ज़मीन के नीचे दब गए हैं? हुँ। जब सारनाथ में एक्सकवेशन कर रहे थे कनिंघम महोदय, तो उन्होंने लिखा है कि एक कमरा था जिसके अंदर जिसके अंदर सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां मिली। तो उन्होंने लिखा है कि शायद आक्रमण होने के डर के मारे वो बुद्ध की मूर्तियां वो तय खाने में रखी थी और बाद में सब ध्वस्त हो गया और दीवार के नीचे वो हिस्सा वैसे के वैसे रहा। जब एक्सकवेशन किया तो सैकड़ों मूर्तियां मिली है। कनिंघम की जो फेमस तस्वीर है, वो जिस चेयर पर बैठे हैं उनके आजू बाजू में सैकड़ों मूर्तियां है, वो वहीं पर मिली हुई है। तो प्राकृतिक नहीं हुआ हुँ। है, बहुत प्लान करके बुद्धिज्म को अटैक किया गया। नालंदा का स्ट्रक्चर देखो, वो ईंटों का है मगर वो काला है, बहुत धुंधला, बहुत वो ईंटें लाल होनी चाहिए मगर काली, उसके ऊपर काला रंग बहुत ज्यादा है, वो जलाया गया। आप सारनाथ की मॉन्यूमेंट्स को देखो, वो ईंटें लाल है मगर बड़े पैमाने पर वो काले रंग की आपको दिखाई देती है। वहां का जो सारनाथ स्तंभ है, जो भारत का मॉन्यूमेंट है, भारत का राष्ट्र प्रतीक है, वो सारनाथ का स्तंभ है, वो स्तंभ का ऊपर हिस्सा तोड़ दिया गया है। तो बुद्धिज्म को मारने वाले, बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण लोग हैं, वो सबसे ज्यादा घृणा कर रहे हैं। नेशनल में एक एग्जांपल देखिए, ये मोतिहारी का केसरिया स्तूप है। आप इस केसरिया स्तूप में ये छोटे-छोटे जो खंधे आप देख रहे हैं, छोटे नहीं बहुत बड़े, सब में बुद्ध बैठे हुए हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, तो नेचुरल अगर डिजास्टर उनकी आएगा गर्दनें तो तोड़ी सब गई है। बर्बाद होगा। हाँ, सब बर्बाद होगा। उनका लेकिन ये नीचे बुद्धा की मूर्तियां हैं मगर गर्दन तोड़ी गई है। हाँ, अब नेचुरल डिजास्टर आएगा तो इतने में से सिर्फ गर्दन को कैसे तोड़ के ले जाएगा? पूरा गर्दन तोड़ा गया है, ये सब लोग देख सकते हैं, तो ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। अच्छा, इसके बगल बिहार में मंदिर में भी खोल के आदमी बैठा है, मंदिर भी खोल के बैठा है बाकायदे, ईंटें, और उस मंदिर की तो जाँच करानी चाहिए कि उसकी ईंटें कहाँ से आई हैं। मैं बता रहा हूँ, यहाँ के इतने बल्कि ईंटें बल्कि उखाड़े गए हैं, उस डायरेक्टर मंदिर की जनरल को, जाँच करानी बैठनी चाहिए वहाँ पे। जी। डायरेक्टर जनरल की जांच करनी चाहिए। एएसआई का जो हुँ। डायरेक्टर जनरल है उसकी जांच करनी चाहिए, उसका इस क्राइम में सहभाग है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि पूरे परिसर के 200-400 मीटर के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, और वो 10 मीटर पे, इसे बाउंड्री के बाहर छोड़ दीजिए, कैंपस में इस स्तूप से 10 मीटर पे मंदिर बनाया है, उसके पास वो ईंटें कहाँ से आई हैं? उसकी जाँच मैं होनी छह चाहिए, महीना पूरा मंदिर मैं 6 महीना हटाना पहले चाहिए। 6 महीना जी। पहले केसरिया स्तूप को विजिट किया था, तो मैंने देखा कि वहां एक बरगद का पेड़ था और वहां औरतें पूजा करने आई थी और वहां एक दो चार पंडित जी बैठे हुए थे। तो वो हुँ, लोग हुँ, वहां उन भोली भाली औरतों को बता रहे थे कि ये अपना टीला है। हुँ, यानी हुँ। ब्राह्मण लोग जो है गप बताने में, मन घड़त बातें बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। और एएसआई के कर्मचारी वहां होने के बावजूद वो डिस्ट्रॉय करने में उनको सहायता देते हैं। बिहार में एक प्रतिमा है जिसको श्रृंगार करके हुँ, औरत बनाया, देवी बनाया, बुद्ध की प्रतिमा है। जो हुँ, कांवड़ यात्रा हुँ, चलती है और जहां पानी डाला जाता है देवघर में, जिसके ऊपर पानी डाला जाता है वो बुद्ध की प्रतिमा है, बताया जाता है कृष्ण के हुँ, नाम पर। हुँ। एक जी। तेलिया बाबा है, नालंदा में एक हुँ, बुद्ध हुँ। का प्रतिमा है जिसके ऊपर तेल डाला जाता है। किसी को पत्थर मारते हैं, ढेला बाबा। तो जो बुद्ध का जिस देश में अपमान हो रहा है, उस देश का पतन होगा।
जब जैसे ही बुद्ध को लोग जानेंगे, मानेंगे, पहले तो व्यक्ति बनेंगे, इंसान बनेंगे, और जितना बुद्ध से दूर जाएंगे उतना वो अपना विवेक खो देंगे, अपनी बुद्धि का संतुलन खो देंगे। ब्राह्मण धर्म तो ये पागल खाना है। जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ये पागल पागल किस्म का लोग है, ये पागल खाना है। इंसान का छुआ हुआ अछूत है और गोबर और गोमूत्र से शुद्ध होता है वो इंसान का छुआ। ये पागल खाना ही तो होगा, और क्या कहा जाए उसको। तो अब उत्तर प्रदेश प्रियंका में जी लिखती हैं। घोड़े पर बैठने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग पुलिस की मदद ले रहे हैं। हाँ, घोड़े खबर आई शादी है। में दूल्हा लड़के को, आए दिन खबरें आ रही है, घोड़े पर बैठने के लिए पुलिस की मदद ले रहे हैं, मगर बुद्धिज्म को बचाने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग पहल नहीं कर रहे हैं। हम्म। जरूर अपना स्वाभिमान होना धर्म। चाहिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा होना जरूर चाहिए, मगर उत्तर भारत जो बुद्धा और अशोका की मूल धरती है, उसको बचाने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो प्रियंका जी यहाँ पे लिखती हैं, महाराष्ट्र नाम क्या महार वर्ड से आया है? जी नहीं, विल्सन जो ब्रिटिश काल के बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, उनकी ये व्याख्या थी, और इस व्याख्या को ज्योतिराव फुले ने मान्यता दिया था। महारों का राष्ट्र यानी महाराष्ट्र, ये विल्सन का कहना है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर आपत्ति किया है। आपत्ति इसीलिए किया है कि महार और मराठा ये दोनों एक ही वर्ग के लोग हैं, भले ही आज इनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, नाम है। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि महार नाम ये 12वीं शताब्दी के बाद नजर आता है। 12वीं शताब्दी के पहले महार शब्द कहीं मिलता नहीं है। मराठा शब्द 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है। 12वीं शताब्दी के पहले मराठा शब्द है ही नहीं। ये नाग लोग हैं। महारों का प्राचीन नाम बाबा साहब ने टॉलेमी के, ग्रीक तत्ववेत्ता टॉलेमी के ग्रंथ के आधार पर कहा कि महारों का प्राचीन नाम परिवारी था और मराठाओं का प्राचीन नाम कुटुंबिनी था। और मैं मथुरा में हूं, मथुरा का जो राजा कनिष्क था, उसके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उपासक लोगों को कुटुंबिनी कहा जाता था, और जो लोग ग्रह त्याग करते थे, भिक्खु बनते थे, श्रामणेर बनते थे, उनको परिवारी कहा जाता था। मगर महाराष्ट्र जो नाम है, ये महारों से नहीं पड़ा है, बल्कि अशोक राजा की वजह से पड़ा है। अशोक राजा ने इस प्रांत को महारठी कहा है, क्योंकि उसके जो मांडलिक राजा थे, रट्ठ और महारठ कहा जाता था, भोज महाभोज कहा जाता था। तो महारठ जो लोग थे, ये महाराष्ट्र के शासक थे, और उन्हीं की मेमोरी में महारठी ये शब्द आया, और उसका अपभ्रंश महाराष्ट्र पड़ा है। और यहाँ पे प्यूल बाओ यहाँ पे लिखते हैं, आजकल साउथ में भी ब्राह्मण बहुत होता है। आईआईटी मद्रास के ब्राह्मण डायरेक्टर ने खुलेआम कहा कि गोमूत्र में एंटी फंगल गुण होते हैं, ये हमारी शिक्षा की स्थिति है। बताइए, आईआईटी का डायरेक्टर बोल रहा है मद्रास का। उसी को पिलाओ, गोमूत्र पी रोज इसको। के मैं गारंटी देता हूँ कि उसका बच्चा बीमार पड़ता होगा, उसकी बीवी बीमार पड़ती होगी तो हॉस्पिटल लेके भागता होगा। ये सुना रहा है सिर्फ। वो आईआईटी का आदमी बोल रहा है, ये जानवरों का डॉक्टर है मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा वेद, विज्ञान से वेद महान है। जानवर का डॉक्टर कह रहा है, जो आरएसएस का सरसंघ चालक है। तो ये सब लोग देख लीजिए कि इस अभी देश कल में क्या क्या मतलब ब्राह्मणों के पास बुद्धि है क्या है, मगर बुद्धि समाज उपयोगी है क्या नहीं, समाज के लिए विघातक है। ये बैड एलिमेंट्स है ये, एंड ये सोशल स्ट्रक्चर के लिए घातक है ब्राह्मण लोग। कल की खबर है, एक पंडित ने कहा कि भारत का संविधान ब्राह्मणों ने बनाया है। अरे ब्राह्मणों के पास एक जीव है या 1000 जीव है? एक जीव है या सांप की तरह 2-3 जीव है? एक तरफ कहते हैं अंग्रेजों के ये नकल है, एक तरफ अंबेडकर को गाली दे रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने संविधान बनाया। इनको समझ में नहीं आता ना इनको, कि हमें इनके तरफ दो बटन रहते हैं ना। एक तरफ रहता है कि ब्राह्मणों ने बनाया, बीएन राव कौन है उसने लिखा, और दूसरी तरफ बाबा साहब अब विदेश से कॉपी हुआ है। अब इनको समझ में नहीं आता कि अगर विदेश से कॉपी हुआ है तो ब्राह्मण ने बनाया, तो ब्राह्मण ने कॉपी किया है, किसको बोले? हाँ, अब बाबा डबल साहब स्टेटमेंट, नहीं आना विदेशी भी चाहिए। कॉपी हुआ, अब ब्राह्मण ने भी बनाया। हाँ, ब्राह्मण ने बनाया, बाबा साहब की जब बात आएगी तो विदेशी ने कॉपी हुआ है। तो ये बिना पेंदी के लोटे हैं, जिधर दही उधर बही बहते रहते हैं। ये देखिए, एनडीटीवी ने ये खबर भी छापी है, काऊ यूरिन एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल आईआईटी मद्रास डायरेक्टर। देखो आईआईटी अगर मद्रास जो है का डायरेक्टर बोल रहा ये है, ये और चैनल वाले रिसर्च नहीं को किया है। एनडीटीवी खास बात है कि रिसर्च नहीं एनडीटीवी किया है इसने जी।
नहीं, जी। मीडिया मीडिया को बाबा साहब अम्बेडकर ये धंधा बोलते थे, ये धंधा है। एनडीटीवी वालों को इसका प्रचार करने की क्या जरूरत है? मतलब आप इससे सोचिए कि आईआईटी में लोग जो हैं बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और यहाँ पे खड़ा होके भाषण दे दिया, स्पीच, कोई रिसर्च नहीं, बस मुंह खोला, शब्द गपोड़ दिया, डायरेक्टर हैं। इसी तरह से आईआईटी मंडी का डायरेक्टर अभी गपोड़ा था पिछले साल कि जो भूस्खलन की घटना हो रही है क्योंकि लोग मांस खा रहे हैं, इसीलिए भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह की बातें ये लोग जब भी बातें कह रहे हैं, बड़ी संस्थानों के जब डायरेक्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये लोग कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं, सोच रहे हैं कि समाज जो है उसको बेवकूफ़ बना दो और कुछ भी गपोड़ दो। लोग लोग बस हम बोल रहे हैं तो लोग मान लेंगे। ये चल रहा है इन लोगों का। अच्छा, इसके बाद से इटियोस यहाँ लिखते हैं, छावा में क्या है, छत्रपति संभाजी को लिंग पूजा करते दिखाया। लिंग पूजा करते हुए छत्रपति संभाजी को? नहीं, ये कहाँ ऐसा पे नहीं मिल है। गया भाई किसको? नहीं, नहीं, गलत है। छत्रपति संभाजी ने बुद्ध भूषण नामक काव्य लिखा था संस्कृत में, और संभाजी शाक्त परंपरा के मानने वाले थे। या इस ढंग से देखा जाए तो संभाजी महाराज शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट ही प्रैक्टिस कर रहे थे। ब्राह्मण ने हुँ, उल्टा प्रचार किया। हुँ। मगर अभी और तक कोई गोविंद पंडित जी अम्बेडकर नहीं आया, लिखते मैं हैं बहुत नाराज हो गया हूँ। इनमें कोई है भाई, ब्राह्मण कोई है तो भाई बता दो। कोई भी ब्राह्मण आखिर 100% लिख दिया, रिजर्वेशन कब है। का समय हो गया। भारत में एक लोटा भी ब्राह्मण नहीं है जो हमारे चुनौती को स्वीकार करे। नहीं, पढ़ा-लिखा लोगों से थोड़े बात करेगा, जिसने रिसर्च किया उससे नहीं बात करेगा ना, उसे अनपढ़ लोग चाहिए। अनपढ़ अगल-बगल खड़ा कर लेगा, फिर अकेले मुँह गपोड़ेगा, मुँह खोलेगा, वो जो शब्द गपोड़ते रहेगा। टीवी चैनल पर हाँ, एंकर भी वही, डिबेट वाला भी वही, हाँ, थर्ड हाँ, आदमी होता ही नहीं कोई। हाँ, मतलब अपनी बिरादरी खड़ा कर लेगा चारों बगल और उसमें कपूर लेगा। हाँ, अब उसकी हिम्मत ना है कि गैर अपने जो उसकी बिरादरी है उससे गैर से किसी से डिबेट कर ले। तो ये आप लोग देख एक लीजिए बार एक भी मुझे एक ब्राह्मण टीवी नहीं आ चैनल रहा है। वाले ने बुला लिया था। 10 वर्ष पहले अच्छा। एक टीवी चैनल वाले ने दिल्ली में बुलाया था, और हुँ, हुँ, चर्चा चल रही थी। पांचजन्य में आया है कि मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ेगी। मैंने कहा कि क्या हुँ, पांचजन्य और आरएसएस कोई संस्था है, ऑथेंटिक संस्था है रिसर्च करने वाली? हुँ, आरएसएस तो आतंकवाद का जनक है। ऐसा जैसे ही मैंने बोला, जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, वो सारे ब्राह्मण हुँ, अलग अलग पार्टी के थे, सारे एक हो गए। बोले किस पागल को हुँ, आपने टीवी पर बुलाया, बहस हो गई। हुँ। ब्राह्मण किसी भी पार्टी में हो एक ही होता है। उसका एक ही होता है। एक ही होता है, उसका पार्टी से नहीं मतलब है वो। मैंने कम्युनिस्ट ब्राह्मणों को देखा है कि कम्युनिस्ट ब्राह्मण जो है वो बहुजन नेताओं को गाली दे देंगे लेकिन आरएसएस को नहीं गाली देंगे। हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। ऐसे मैंने देखा है। तो अच्छा, इसके बाद से अभिषेक मौर्य नमो बुद्धाय लिखते हैं जी, इटियोस लिखते हैं मराठा बुद्धिस्ट थे, इस पे एक स्ट्रीम करो सर। जरूर, अच्छा जरूर, जी। जरूर। इस पर हाँ, इस करना पे है ज़रूर हमें, करते हैं। क्योंकि मराठा कुर्मी है और इसके लिए महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। और भारत की सबसे बड़ी आबादी कुर्मी है। अगर हुँ, मराठा हुँ। बुद्धिस्ट है तो कुर्मी भी बुद्धिस्ट है। नॉर्थ इंडिया के लोग कुर्मी तो बुद्धिस्ट ही है। हुँ, हुँ, जी। अच्छा, प्राउड एथिस्ट जो हैं वो लिखते हैं, जितनों ने थाली बजाई थी, अब सब डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा, और राजकुमार जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे रेशनल एम लिखते हैं, शायद मैं गलत सोच रहा ही हूँ, लेकिन सवाल है, जातिवाद के कारण अगर एक दलित हत्या और प्रताड़ना होती है, तो दलितों उसके रिएक्शन में अगर 5 जातिवादी को जवाब दिया, तो ये क्या सही होगा? कब तक सहना है? रेशनल एम का ये क्वेश्चन है, कब तक सहा जाए? पहले पहले तो अपने आप को दलित कहना छोड़ दो। दलितपन हुँ, ही हुँ, तो एक बड़ी गुलामी है। दलित नहीं है, शेड्यूल कास्ट को। दलित शब्द संविधान हुँ, में नहीं है। दूसरी बात, हुँ, कि अगर आपको कोई मार रहा है तो आपके बचाव में आप उसको मार डालो, तो संविधान में गलत का है? न्यायपालिका कहती कि अपने बचाव में अगर किसी को मारा तो उसको गलत नहीं माना जा सकता, वो अपने प्रोटेक्शन के हुँ, लिए हुआ। जातिवादी हुँ, जातिवादी होते हैं, उसको समाज के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे एक रेपिस्ट रेपिस्ट होता है, कोई मर्डरर मर्डरर होता है, पहले वो उन कम्युनिटी के साथ अन्याय करता है और बाद में किसी जाति का सहारा लेता है, मगर कानूनन वो अपराधी होता है। जी। हुँ, जी। और प्रियंका जी ने यहाँ पे लिखा है, ओबीसी जगा हुआ नहीं है, पर एसी समाज भी
कहाँ इतना लगा हुआ है सर। महाराष्ट्र के बहुत कम चमार भाई बाबा साहब को मानते हैं, पर बुद्धा के लिए हेट है। आपको इसका कारण क्या लगता है? महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी जो बुद्धिस्ट लोग हैं बाबा साहब की मानकर, उनको बड़ा भाई बनकर उनको जोड़ना होगा। नॉर्थ इंडिया के चमार तो अब तो अंबेडकर टाइटल लगाने लगे हैं, गौतम टाइटल लगाने लगे हैं, और बुद्धिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देने का काम ऑल इंडिया में चमार कम्युनिटी कर रही है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ जातीय वर्चस्व को लेकर शायद वहाँ दिक्कत है, अदरवाइज तो महाराष्ट्र नॉर्थ में इंडिया शेड्यूल में। कास्ट के अंदर हाँ। महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट के अंदर जो मनुवादी पार्टियां है वो झगड़े लगाती है। वहां मातंग एक जाति है, चमार एक जाति है, तो जो गैर बराबरी की जो धारणा है वो उनके अंदर ठूस ठूस कर भराते हैं। बल्कि वो प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम एक पॉलिटिकल द्वेष भावना से पैदा की गई है। जी। अदरवाइज नॉर्थ इंडिया में तो चमार कम्युनिटी बुद्धिज्म में काफी मतलब सब मानते हैं, प्रमोट कर तो रहे हैं। इधर वो नहीं है उतना। बराबर। और राजकुमार पंडोली जी का सुपर स्टिकर है। फिर विजय कुमार पटेल यहाँ लिखते हैं, सर प्रयागराज में जीएस साक्य जी पाली भाषा में पढ़ा। जीएस साक्य जी पाली भाषा में पढ़ा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। हाँ, कुछ समझ नहीं पाया। हाँ, सिंह जी का सुपर स्टिकर है। त्रिपिटक लिखते हैं, गिव कंसिडरेशन टू पेड सोशल मीडिया एड्स। पेड सोशल मीडिया एड्स नहीं, उसका तो हम लोगों पे उतना आता भी नहीं है ना, हम लोग उतना वो रहता है। आरपी जी लिखते हैं, भगवान बुद्ध के पहले मिले बुद्ध की मूर्ति किसने बनाई? भगवान बुद्ध के पहले मिले बुद्ध की मूर्ति किसने बनाई? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा आरपी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या बुद्ध की पहली मूर्ति किसने बनाई या बुद्ध से पहले किसने बनाई? अगर आप बुद्ध की मूर्ति पूछ रहे हैं तो त्रिपिटक में जो लक्षण जो दिए गए हैं, बुद्ध के 32 लक्षण, 32 उन सब लक्षण। के आधार पर बनाई गई थी। हाँ, उन सब के आधार पर बनाई गई थी। आशीष इंदौरा लिखते हैं, धानु कास्ट अशोका के आर क्या है आर्की में आर्मी थी। इज दैट ट्रू? आफ्टर अशोका लिव फाइटिंग देन दे बिकम एससी बीसी। अच्छा जी। तो चलो, कोई ब्राह्मण मेरे नहीं ख्याल, आ रहा है तो मैं लेट हो जाता हूँ। हाँ, फिर हम लोग इसको बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के धन्यवाद, लिए धन्यवाद। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर